स्मार्ट स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभी तक के डिस्कशन से आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज एक क्लोज्ड पाथ में फ्लो करता है। मतलब अगर कहीं भी एक गैपिंग हो या ओपन हो तो करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर ये सर्किट हम कंप्लीट कर दें तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। आपने अपने घर के बाहर ट्रांसमिशन लाइन पर बैठे हुए बर्ड को देखा होगा। उसे इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता है? कभी सोचा कि उतने हाई पावर पे कोई बर्ड बैठी हुई है और वो पूरी तरह से सेफ है। सिंपल है, बर्ड जब भी बैठती है तो वो एक वायर पे बैठती है, जिसकी वजह से उसका सर्किट पूरा नहीं हो पाता है और वो सेफ होती है। और बाई चांस अगर अनबैलेंस होके वो दो वायर में टच हो जाती है तो उसका सर्किट पूरा हो जाता है और उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एसेंशियल 3 पार्ट्स होते हैं: सोर्स ऑफ पावर, कंडक्टर, करंट सप्लाई के लिए कंडक्टर, और रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस लैंप, हीटर, फैन, मोटर कुछ भी हो सकते हैं। अब ये सोर्स क्या करेगा? ये एनर्जी देगा जो कंडक्टर के थ्रू होते हुए इस लोड पर जाएगा, और ये लोड क्या करेगा? उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा आइदर लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी अकॉर्डिंग टू लोड। अगर लोड लैंप है तो वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, अगर हीटर है तो हीट एनर्जी में, और अगर मोटर है तो मैकेनिकल एनर्जी में उसको। आज हम बात करेंगे डीसी सर्किट के बारे में। कोई भी क्लोज्ड पाथ जिसमें डायरेक्ट करंट फ्लो करता है उसे हम क्या बोलेंगे? डीसी सर्किट बोलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ एक क्लोज्ड पाथ है जिसमें एक एनर्जी सप्लाई दिया हुआ है, करंट फ्लो कर रहा है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और ऐसे सोर्स में एनर्जी सोर्स ऑलवेज डीसी पावर देता है। मतलब यहाँ पर या तो ये बैटरी होगी या फिर डीसी जनरेटर होगा। क्लियर? और किसी भी सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इस रेजिस्टेंस को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। सर्किट में रेजिस्टेंस हम 3 टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला सीरीज सर्किट, पैरेलल कनेक्शन, और फिर सीरीज पैरेलल कनेक्शन। सीरीज वर्ड से आप क्या समझ रहे हो? सीरीज का मतलब क्या होता है? एक, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस तरह कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो सीरीज कनेक्शन में भी सेम होता है, एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड होता है। और एंड टू एंड कनेक्टेड होने की वजह से जो करंट का सप्लाई होता है, अगर यहाँ से आई एम्पियर फ्लो हो रहा है तो R1 से भी आई एम्पियर फ्लो होगा, R2 से भी आई एम्पियर फ्लो होगा, और R3 से भी आई एम्पियर फ्लो होगा। मतलब करंट जो है वो सीरीज सर्किट में सारे रेजिस्टेंस से सेम फ्लो होगा। क्लियर?
लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि जहाँ भी रेजिस्टेंस होता है वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो यहाँ अगर हम 3 रेजिस्टेंस लेते हैं तो यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप होगा कुछ ना कुछ। R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1 हो रहा है, R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस V3। तो ये V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1, अगर यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है। V2 इक्वल टू I इंटू R2 और V3 के अक्रॉस V3 हो जाएगा R3 के अक्रॉस I इंटू R3। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो V1, V2 और V3 है ये इस V के बराबर होगा। तो V इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। और V1 इक्वल टू क्या होता है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्लियर है? अब यहाँ से अगर हम I कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये I अगर इधर गया तो हो जाएगा V बाई आई, और V बाई आई होता है RS। यहाँ S क्यों लिखा, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन का है। इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ हम देखते हैं कि जो टोटल करंट, इक्विवेलेंट करंट RS है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 के सम के बराबर है। तो इन तीन की जगह पर हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS भी सर्किट में लगा सकते हैं, तो भी सेम करंट ही फ्लो होगा। क्लियर? यहाँ एक बात और नोटिस करने वाली है कि अगर R1 की वैल्यू 10 है, R2 की वैल्यू 5 है और R3 की वैल्यू 6 है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 21। और इसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस कितना है, 10। मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो ऑलवेज ग्रेटर होगा ग्रेटेस्ट ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। ठीक है, अब बात करते हैं कंडक्टेंस के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कंडक्टेंस होता है वो इन्वर्स रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के। और यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर कंडक्टेंस की फॉर्म में इसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/GS इक्वल टू 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3। मतलब जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है वो इंडिविजुअल कंडक्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं सीरीज रेजिस्टेंस के प्रॉपर्टी के बारे में। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस जो होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, जिससे जो करंट का क्वांटिटी है वो सारे रेजिस्टेंस से सेम फ्लो होता है। सिमिलरली जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। और जो टोटल पावर होता है वो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के पावर डिसिपेशन के बराबर होगा।
क्लियर। अब आइए एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दो रेजिस्टेंस है जिसकी पावर रेटिंग है 0.8 एम्पियर और 0.9 एम्पियर। इसे कनेक्ट किया हुआ है 110 वोल्ट से और इसे भी कनेक्ट किया हुआ है 110 वोल्ट से। अब इन दोनों को रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और पावर सप्लाई हम दे देते हैं कितना, 220 वोल्ट। तो इससे अब करंट कितना फ्लो होगा ये हमें निकालना है। तो पहले ये देखो, इस सर्किट में करंट की वैल्यू दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ है, इसमें भी करंट की वैल्यू दी है, वोल्टेज दिया हुआ है। तो हम R1 इक्वल टू V/I कर R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आएगा 137.5 ओम। और R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिमिलरली 122.2 ओम। ये हो गया R1 और ये हो गया R2। अब दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो 259.7। ठीक है। और I इक्वल टू क्या होता है, V/RS। और V की वैल्यू 220 वोल्ट दी हुई है, RS की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हम करंट इजली निकाल सकते हैं। क्लियर। वहीं अगर हम बात करें कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो V वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R1 और V2 इक्वल टू I इंटू R2। तो करेंट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, R1 R2 मालूम है, इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। क्लियर। अब एक दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं जो सिमिलर है। एक 100 वाट का लैंप है, L1 और L2 दो लैंप हैं, ठीक है। इसकी पावर दी हुई है 100 वाट और इसकी पावर दी हुई है सेम 100 वाट। इसके अक्रॉस वोल्टेज है 250 वोल्ट और इसके अक्रॉस वोल्टेज है 200 वोल्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका R1 और R2 कैलकुलेट करना है। पावर और वोल्टेज के बीच क्या रिलेशन होता है, R1 इक्वल टू V²/P। तो इससे हमें R1 की वैल्यू निकल जाएगी, जो आएगी 625 ओम। और सिमिलर प्रोसेस से R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 ओम। अगर इन दोनों लैंप को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1025 ओम। ठीक है।
और अगर ये R1 600 और 625 और R2 400, इन दोनों को हम कनेक्ट कर दें 250 पावर सप्लाई से, तो कितना करंट फ्लो करेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हम निकाल चुके हैं, RS इक्वल टू 1025 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम 1025 ओम निकाल चुके हैं और वोल्टेज दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज तीनों के बीच कौन सा लॉ हमें रिलेशन देता है? ओम्स लॉ। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/RS। और इस तरह हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ है वो बहुत ही बेसिक है और उसका यूज बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए वो फॉर्मूला तो आपको अपने दिमाग से हटाना नहीं है, ठीक है। ये हो गई सीरीज कनेक्शन की बात। अब बात करते हैं पैरेलल। पैरेलल वर्ड से आप क्या समझते हो? मैथ्स में भी हम क्या करते थे? पैरेलल वर्ड सुनते थे। मतलब क्या होता है कि कोई भी दो लाइन जो मीट नहीं करे वो पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ भी सेम होता है, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल लाइन से कनेक्टेड होती है तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल सर्किट, ठीक है। मतलब सर्किट में रेजिस्टेंस कॉमन पॉइंट से कनेक्ट होता है ताकि उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। और अगर यहाँ से करंट I फ्लो करेगा तो यहाँ आके क्या होगा? इस कनेक्शन पे, इस पॉइंट पर आकर करंट टू ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएगा। टू क्या, ये जितने ब्रांचेज होंगे उतने ब्रांचेज में करंट भी डिवाइड हो जाएगा, I1, I2 एंड I3, ठीक है। यहाँ देखिए, R1, R2 और R3 थ्री रेजिस्टेंसेज हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं और V सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है। करंट यहाँ से तो I निकला, लेकिन इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर आकर ये थ्री ब्रांचेज में डिवाइड हो गया। तो ये I1 की वैल्यू क्या होगी? I1 इक्वल टू हो जाएगा V, क्योंकि वोल्टेज सेम है, V/R1, और I2 इक्वल टू हो जाएगा V/R2 और I3 इक्वल टू हो जाएगा V/R3। और चूँकि ये I1, I2, I3 करंट I को तोड़ के बने हैं, मतलब I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, और ये V कॉमन निकाल के इधर भेज दें तो I/V इक्वल टू हो जाएगा 1/RP। यहाँ P हम पैरेलल सर्किट के लिए डिनोट कर रहे हैं, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब रेजिस्टेंस को पैरेलल सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। क्लियर?
अब बात करते हैं कंडक्टेंस की। तो अभी हमने क्या देखा था, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, Gp इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3। मतलब पैरेलल सर्किट में जो कंडक्टेंस होता है उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है। अब बात करते हैं पैरेलल सर्किट के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं। डायग्राम से हमने क्या देखा था कि रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो वोल्टेज जो है वो सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होता है। वहीं जो करंट है वो करंट डिवाइड हो जाता है, जितने भी ब्रांच होते हैं उतने, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं रेजिस्टेंस के। ठीक है। और अगर नंबर ऑफ ब्रांचेज हम लोग बढ़ा देते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का डिक्रीज हो जाता है। ये देखो, मान लो कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस है नहीं 4 ओम का, ये भी 4 ओम का। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 ओम। लेकिन अगर वहाँ हम एक और रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं 4 ओम का, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4/3 ओम, जिसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो जब ब्रांचेज हम बढ़ा रहे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होते जा रही है। और जो टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस सर्किट में है उससे भी वो छोटा होगा। और सीरीज सर्किट में क्या था, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सर्किट में जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है उससे वो बड़ा हो रहा था। क्लियर। अगर हम n रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जिसमें सबकी वैल्यू R ओम हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/N के बराबर हो जाएगा। और कंडक्टेंस हमने देखा कि वो सिंपली एडिटिव होते हैं इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के कंडक्टेंस के। सीरीज में भी हमने देखा था कि जो पावर डिसिपेशन है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के पावर डिसिपेशन के सम के बराबर था। पैरेलल में भी सेम चीज़ होती है। जो इक्विवेलेंट पावर डिसिपेशन होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के पावर डिसिपेशन के बराबर होता है। क्लियर। अब ये बताइए कि अगर हम दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये हो गया R1, ये हो गया R2, तब क्या होगा, जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तब क्या होगा जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और अगर इस चीज़ को हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 1/Rp इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई R1 R2।
ठीक है। और इसको अगर रिवर्स ले लेते हैं तो आ जाएगा आर पी इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं करंट की कि रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा। तो R1 के थ्रू जो रेजिस्टेंस फ्लो होगा उसको हम I1 से अगर डिनोट करते हैं तो वो हो जाएगा V बाई R1। और V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो I इंटू R1 R2 बाई R1 प्लस R2, और नीचे एक R ऑलरेडी है तो R1 कैंसिल आउट। ये हो जाएगा I R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है। और अगर हम इस ब्रांच से करंट की बात करें तो वो हो जाएगा R1 I इंटू R1 बाई R1 प्लस R2। ठीक। अब ये बताओ, घरों में जो कनेक्शन होता है वो सीरीज कनेक्शन होता है या पैरेलल कनेक्शन होता है। मैंने दोनों के बारे में आपको बता दिया, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दिया। अब ये छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो कि घर में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं वो सीरीज कनेक्टेड होते हैं या पैरेलल कनेक्टेड होते हैं। जवाब है पैरेलल कनेक्शन। अब ये बताओ कि पैरेलल कनेक्शन क्यों होते हैं। पैरेलल कनेक्शन का बहुत फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास फ़ैन, टीवी, लाइट जितने भी है सबकी पावर रेटिंग सेम है, सबकी पावर रेटिंग डिफरेंट होती है। तो पैरेलल कनेक्शन से हम डिफरेंट रेटिंग के एप्लायंसेस को कनेक्ट करके बिना किसी एक दूसरे को इफ़ेक्ट किए सबको हम यूज कर सकते हैं। तभी तो बल्ब भी हम जला लेते हैं, फ़ैन भी चला लेते हैं और टीवी भी चला लेते हैं। और दूसरा एडवांटेज क्या होता है कि ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपके घर का बल्ब ख़राब हो जाए तो फ़ैन, टीवी कुछ नहीं चलता है, फ्रिज चलना बंद हो जाता है, वर्क करना नहीं ना। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर सर्किट का एक ब्रांच फॉल्टी हो जाए तो अदर ब्रांच पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, वो अपने यूजुअल रेटिंग से काम करते हैं। क्लियर। मान लो कि दो रेजिस्टेंस हैं, R1 और R2। इनको जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो इसकी वैल्यू आ गई 18 ओम। और वहीं अगर हमने R1 और R2 इसको हमने पैरेलल कनेक्ट किया तो इसकी वैल्यू आ गई 4 ओम। तो R1 और R2 की वैल्यू बतानी है। कैसे निकालेंगे। सीरीज कनेक्शन है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 इक्वल टू 18। और पैरेलल कनेक्टेड
टू रेजिस्टेंस है तो वो हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2 इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, अब इस R1 और R2 का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। अब इस R1 और R2 का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, R1 R2 इक्वल टू 72 और R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 72 बाई R2। अब इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में हम R1 की वैल्यू R2 के फॉर्म में रख देंगे तो हमें R1 की वैल्यू 6 ओम और R2 की वैल्यू 12 ओम मिल जाएगा। क्लियर, दो इक्वेशन तो आप सॉल्व करके दो वैल्यू निकाल ही सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक रेजिस्टेंस है जिसकी पावर रेटिंग 100 वाट है। इसको एक अननोन रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया जाता है और सप्लाई दी जाती है 250 वोल्ट। और जो टोटल पावर है वो कितना है 1100 वाट। तो आर की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे। इस रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग हमें दी हुई है और टोटल दिया हुआ है और पावर क्या होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के पावर के बराबर होता है। तो उससे इस अननोन रेजिस्टेंस आर का पावर हमें मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 1100 माइनस 100 मतलब 1000 वाट सॉरी। ठीक है, और R इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर बाई P। तो V की वैल्यू हमें 250 मालूम है और P की वैल्यू 1000 वाट मालूम है। दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, अब बात करते हैं सीरीज पैरेलल सर्किट। नाम से क्या पता चल रहा है आपको कि ऐसा कनेक्शन जिसमें सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो, वैसे कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन सर्किट। ठीक है, अगर यहाँ पे हम V वोल्ट अप्लाई करते हैं, यहाँ से ये करंट आई जा रहा है, इस रेजिस्टेंस से भी करंट आई जाएगा, लेकिन जहाँ पर पैरेलल सर्किट स्टार्ट हो रहा है वहाँ ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और दोनों ब्रांच में डिफरेंट करंट I1 और I2 पास करेगा। ठीक है, अगर इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकलेगा। अगर इसकी वैल्यू R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये R2 और R3 पैरेलल में है, तो पहले हम पैरेलल का इक्विवेलेंट लगाकर इसका निकाल लेंगे वैल्यू। तो ये आ जाएगा R1 इन सीरीज विथ दिस पैरेलल इक्विवेलेंट, और ये दोनों फिर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों सीरीज में है, तो सीरीज का क्या होता है इक्विवेलेंट R1 प्लस RP। और पावर डिसिपेशन इसमें भी सेम होता है, टोटल पावर डिसिपेशन जो है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के पावर डिसिपेशन के सम के बराबर होगा। क्लियर, उम्मीद है अभी तक आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया होगा।
सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, सीरीज पैरेलल सर्किट। नेक्स्ट डे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। ओके, बाय।